वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ओसीएम, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, है ना। सबसे ज्यादा वेटेज ये चैप्टर का है। इसके बाद में वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस अकेले वर्क नहीं कर सकता, बिजनेस अकेले वर्क नहीं कर सकता। उसके साथ में कुछ सर्विसेज लगेगी जिसके बिना बिजनेस काम नहीं कर पाएगा। वो सर्विसेज क्या है? पहली सर्विस है बैंक की। पहली सर्विस कौन सी है? दूसरा इंश्योरेंस है। बिना बैंक के बिजनेस नहीं चल पाएगा, बिना इंश्योरेंस के बिजनेस नहीं चल पाएगा, बिना ट्रांसपोर्ट के बिजनेस नहीं चल पाएगा, बिना वेयरहाउसिंग के नहीं चल पाएगा, बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस नहीं चल पाएगा। कितनी सर्विसेज है? 5 सर्विस। जरा बोलो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। वापस से, बैंकिंग के अंदर हम क्या देख, बैंकिंग इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी। क्या है? मीडियम ऑफ मनी, है ना। यस सर। बैंकिंग क्या है? समझ रहे हैं आपको? अच्छा, पहले फीचर्स देख लेते। सर्विस कैसी होती है? सर्विस कैसी होती है? फीचर क्या है? इनटेंजिबल होती है सर्विस। मैं बोल रहा हूँ, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, आप सुन रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। इनटेंजिबल है। डॉक्टर सर्विस दे रहा है तो दिखता है क्या? नहीं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल होता है। उसके बाद कैसा है? इनसेपरेबल है। क्या मेरी सर्विस मुझसे अलग हो सकती है? नहीं। मेरा बोलना मेरे बगैर हो पाएगा? इनसेपरेबल है। इनकंसिस्टेंसी है। क्या है? इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद क्या है? पेरिशेबल है। क्या है? पेरिशेबल मतलब खत्म होता है। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे लेक्चर कंप्लीट होते हैं, सर्विस कंप्लीट होते जा रही है। नेक्स्ट क्या है? नॉन, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं सोचूं कि मेरी जगह आज ये मेरा नॉलेज ये दे दे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। उसके बाद जो नॉलेज होगा वही वो दे सकता है। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन जरूरी। अगर आप रहोगे ही नहीं क्लास के अंदर तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? किसको पढ़ाऊंगा? जिन्नातों को पढ़ाऊंगा। तो विदाउट कंज्यूमर पार्टिसिपेशन सर्विस नहीं हो पाए। डॉक्टर किसको सर्विस देगा? लॉयर किसको सर्विस देगा? भाई होना तो चाहिए, क्लाइंट होना चाहिए ना सामने। तो 6 फीचर है। पहला क्या था? इनटेंजिबल। दूसरा इनसेपरेबल। तीसरा इनकंसिस्टेंसी। चौथा नंबर 4 नंबर 5। अब हम लोग आ रहे हैं बैंकिंग पे। किस पे आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ बैंक पर आ जाओ जरा। सेंट्रल बैंक है, इस पे हमने बहुत ज्यादा चर्चा की है इको में भी। सेंट्रल बैंक पूरे इंडिया में एक से ज्यादा होते हैं? एक ही होता है, अपेक्स होता है, मेन यही होता है। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सबका अकाउंट होता है? अरे हाँ है ना। आरबीआई के अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं? आरबीआई नोट छापता है? कॉइन नहीं। स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री। ठीक है। सेंट्रल बैंक सबको गाइडेंस देता है, कंट्रोल करता है सब। ठीक है। कमर्शियल बैंक, अच्छा सेंट्रल बैंक प्रॉफिट के लिए बना है? नहीं, सेंट्रल बैंक सर्विस मोटिव के लिए। अब आ रहे हैं कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। किसके लिए? इसमें सब लोग अपना अकाउंट खोल सकते हैं? यस। है ना। डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। एक से ज्यादा कमर्शियल बैंक होती है? बहुत होती है। बोलो ना, बहुत। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक के थोड़ा सा नीचे वाला दर्जा होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कम लगते हैं। समझ में आया क्या? इजीली रेगुलेट होती है, इजीली आप उसके अंदर चीजें कर सकते हो। उसका भी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना ही रहता है किसी दर्जे में। उसमें 3 है। कितनी है? प्राइमरी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। प्राइमरी गांव में, डिस्ट्रिक्ट जिले में, और स्टेट में एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसका काम ही, इसका नाम ही क्या है? इसका काम है इंडस्ट्री को डेवलप करना। किसको? नंबर 5 एक्सचेंज बैंक, जहाँ पर चीजें क्या होती है? मनी एक्सचेंज होता है, मेन काम यही है। आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक। ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जब इनका फॉर्मेशन हुआ था तो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, किसके लिए? रूरल एरिया, गांव बैंक पहुंचे, इसके लिए आरआरबीज बनाया। क्या बनाया? आरआरबीज।
नेक्स्ट क्या है? सेविंग बैंक। सेविंग्स बैंक, नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें मेन क्या काम है? सेविंग। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक, नाम से ही पता चल रहा है इन बैंकों का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट क्या है? स्पेशलाइज। स्पेशलाइज में पहला एक्सिम है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये किसके लिए होगा? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए होगा। उसके बाद सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। एक तो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये स्मॉल है। बड़े डेवलपमेंटल्स जो करने होंगे वो वहां पर जाएंगे, और जो छोटे लेवल पर डेवलपमेंट करना है उसमें आपको हेल्प चाहिए तो सिडबी में जाना चाहिए। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्या है? नाबार्ड है, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत बहुत खास है। जितने भी फार्मर्स होते हैं नाबार्ड के अंदर उनका अकाउंट होता है। क्लियर है क्या? न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पेमेंट बैंक है, ये दो नए मॉडल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। दो फंक्शन, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब बेसिक, इसी के लिए बना था। सेकेंडरी मतलब जो बेसिक नहीं है वो सेकेंडरी है। अरे हाँ या ना? प्राइमरी में दो काम, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। पैसे लो पैसे दो, अरे बोलो पैसे लो पैसे दो। बैंक का प्राइमरी काम क्या है? पैसे लो और एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांट, लोन्स। सेकेंडरी फंक्शन में भी दो फंक्शन है, एजेंसी और यूटिलाइजेशन। कभी कभी बैंक एजेंट की तरह काम करता है, कभी कभी बैंक हमको यूटिलाइजेशन देता है किसी चीज का। अरे हाँ या ना? आ जाएंगे जरा डिपॉजिट्स में। डिपॉजिट दो तरह के, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। अरे ऊपर देख रहे क्या? मेरी तरफ देखो, टाइम और डिमांड है। टाइम में दो है, एफडी है और रिकरिंग है, और डिमांड में दो है, सेविंग्स और करंट है। एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, एक पीरियड के लिए होता है। अरे हाँ या ना? रिकरिंग में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा एज कम्पेयर टू एफडी, और एक पीरियड के बाद आपको उसके अंदर डिपॉजिट करना है, रिकरिंग डिपॉजिट। ये हो गया टाइम डिपॉजिट। अब आ जाओ डिमांड में। डिमांड में करंट है और सेविंग्स है। सेविंग में आप रेगुलरली सेव कर सकते हो। अरे हाँ या ना? उसमें ब्याज आपको कम मिलेगा। विड्रॉवल पे भी लिमिट्स है। जनरली सेविंग्स वालों का, सैलरी वालों का होता है, घर वालों का होता है ना, हाउस होल्ड वालों का। करंट किसका होता है? बिजनेस वाले। कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यस। डिपॉजिट कितना भी कर सकते हैं, यस। विड्रॉवल कितना भी कर सकते हैं, यस। इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, 0%। कितना परसेंट? 0%। किसी बैंक ने दे दिया तो 0.1 0.2 ऐसा कुछ दे दिया तो दे दिया, वो भी ऐसी अट्रैक्ट करने के लिए, बाकी कुछ ब्याज उसमें नहीं मिलता है। इसी के तो आपका डिपॉजिट खत्म होता है। अब आ जाइए लोन पर। लोन्स में देखो, शॉर्ट टर्म लोन है, मीडियम टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म है वन ईयर के अंदर अंदर है, मीडियम में 1 से ज्यादा, 5 से कम, और लॉन्ग में 5 से ज्यादा के लिए लोन है। अरे याद है क्या आपको? कैश क्रेडिट है, ये स्टॉक और डेटर के बेसिस पे मिलता है। किसके बेसिस पे? इसको प्यार से सीसी अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बिजनेसमैन को एक ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपके पास 10 करोड़ का स्टॉक है और 5 करोड़ के डेटर है, 15 करोड़, 1% आपको लोन मिल जाता है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तेरा स्टॉक जब्त, तेरे डेटर हमारे। समझ गया क्या? सीसी। ओवरड्राफ्ट है, करंट अकाउंट वालों को मिलता है। जितना आपके अकाउंट में डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। अरे हाँ या ना? ओवरड्राफ्ट पे ब्याज लगता है क्या? यस, डेफिनेटली। बैंक कोई काम फ्री में नहीं करता। डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेगा पूरा चैप्टर। बिल ऑफ एक्सचेंज जाके हम क्या करवाते हैं? डिस्काउंट करवाते हैं। तो एक तरीके का लोन हो गया ना, 3 महीना 6 महीने के लिए। अरे हाँ या ना? ये हो गया आपके प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। अरे बोलो ना यार। सेकेंडरी फंक्शन में आइए, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी में वो एजेंट की तरह काम करेगा। पहला काम क्या है मेरा? पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। मेरा बहुत सारा पैसा आता है, ब्याज का, डिविडेंड का, वो सब कलेक्ट करो और पेमेंट करो। मेरा लाइट का बिल, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, बच्चों की फीस हो गई, SIP हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सबका पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। मुझे सिर्फ बैंक को ऑर्डर देना है, ये बैंक 5 तारीख को ये पैसा, 10 तारीख को ये पैसा, सबको पेमेंट कर देना। बैंक होता ओके सर करेंगे, पैसा भी लेंगे। समझ में आया क्या? नेक्स्ट बोलो। पोर्टफोलियो। मेरे पोर्टफोलियो समझता है क्या आपको? ग्रुप ऑफ असेट्स है, मेरे बहुत सारे शेयर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इन सबको मैनेज कौन करता है? बैंक का एक डिपार्टमेंट रहता है जो पोर्टफोलियो मैनेज करता है, उसका पैसा भी चार्ज करते हैं। फंड ट्रांसफर करेंगे क्या? यस, कर सकते हैं। उसके बाद डीमैट अकाउंट भी ओपन होता है। यस।
तो उसके बाद फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करेंगे, बाहर से पैसा आना है, यहाँ से पैसा बाहर जाने का है, तो दोनों भी काम हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटीज। बहुत सारे यूटिलिटी के फंक्शन है, जैसे इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। बहुत सारे ड्राफ्ट्स और चेक्स वो लोग इशू। डिमांड ड्राफ्ट सुनेगा, डीडी। अरे हाँ या ना, पहले पैसा दे। अबे अब तक अब कॉलेज में वही चलता है ना, डीडी। अरे हाँ या ना, कॉलेज में अब कैश वगैरह मेरे को नहीं लगता लेते, या तो चेक या तो डीडी। डीडी ज्यादा प्रेफर करती है। इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स। लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, लॉकर में सोना रखो, प्रॉपर्टी के और जमीन के कागजात रखो, है ना, कीमती चीजें। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हम किसी चीज पे बोलेंगे बैंक को, बैंक ये चीज का प्रोजेक्ट है, इसका रिपोर्ट बना के दो, बना के देते वो। उसके बाद गिफ्ट चेक, अगर आपको किसी को शादी में बर्थडे में गिफ्ट देने चेक, वो भी स्पेशल अच्छे से बना के देते वो। उसके बाद अंडरराइटिंग सर्विस, अगर आपके शेयर इशू का केस है और वहां पर आपको डाउट है कि शेयर जनरल पब्लिक ने खरीदा नहीं तो क्या, तो बैंक बोलते हैं जिसने नहीं खरीदा वो शेयर हम खरीद लेंगे, हमको अंडरराइटिंग कमीशन दे देना। क्या दे देना? अंडरराइटिंग कमीशन। उसके बाद क्या है? गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, गोल्ड पे लोन। अरे सुना क्या नहीं? गोल्ड दो लोन लो, सुना? मुथूट फाइनेंस, वो तो थोड़ा सा अलग हो गया, फाइनेंस उसमें आ गया। प्रॉपर बैंक जो होती है ना, वो गोल्ड लोन भी देती है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? एजेंसी भी हो गया, यूटिलिटी भी हो गया, मतलब प्राइमरी भी खत्म, सेकेंडरी भी खत्म। ई बैंकिंग सर्विस आजकल क्या चल रहा है? ई का जमाना है। अरे बोलो, ई का जमाना है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक का। पहला है एटीएम, पहला क्या है? एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कार्ड अंदर डालो, पिन डालो, पैसा बाहर आता है। पहला ऐसा नहीं था, पहले आंटी के सामने लाइन लगानी पड़ती थी। अरे हाँ है ना, रिसीट भरो, लाइन लगाओ, बाद में टाइम आता था। फिर अभी ऐसा नहीं, कार्ड डालो। क्रेडिट कार्ड आ गया। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में फर्क समझाया था मैंने। अरे हाँ है ना, क्रेडिट कार्ड के लिए अकाउंट की जरूरत नहीं है, डेबिट कार्ड के लिए अकाउंट की जरूरत है। क्रेडिट कार्ड में अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी पैसा खर्चा हो सकता है, डेबिट कार्ड के लिए पैसा होना जरूरी है। दोनों प्लास्टिक का होता है। यस सर। उसके बाद है आरटीजीएस। उसके बाद क्या है? आरटीजीएस, रियल टाइम सेटलमेंट, एनईएफटी। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, अमाउंट का डिफरेंस है। किसका है? छोटा अमाउंट करना रहता है तो आरटीजीएस करते हैं, बड़ा करना रहता है और कम टाइम में करना रहता है तो एनईएफटी हो जाता है। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्या है? नेट बैंकिंग एंड मोबाइल। नेट बैंकिंग हो गया, आप जाओ वेबसाइट पे, आईडी पासवर्ड डालो और बड़े अमाउंट्स के लिए नेट बैंकिंग यूज किया जाता है। और उसके बाद क्या है? मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल के एप्लीकेशन आपके पास आते हैं, वहां से भी आप काम कर सकते हैं। उससे अच्छा आईएमपीएस आ गया। क्या आ गया? इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर होते हैं ना। अरे हाँ ना, एनईएफटी आरटीजीएस नहीं कराना है, आईएमपीएस कराओ। आईएमपीएस ऑन द स्पॉट हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऑन द स्पॉट। अरे क्लियर है क्या? इसी के बाद आपका बैंकिंग कंप्लीट होता है। इंश्योरेंस को हम लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए जरा। ट्रांसपोर्ट अपने क्लास में किए थे क्या? हाँ सर। भाई ये तो मैं कराता ही नहीं हूँ, रोड, रेल और एयर सब। रीड में डालो इसको। ये क्या पढ़ो? रोड से कैसे जाते हैं? रोड, रेल, एयर कुछ नहीं। वेयर हाउसिंग पे हो रहा है, वेयर हाउसिंग, रोप पे और वो सब भाई पढ़ लेना उसको। समझे क्या? वेयर हाउसिंग समझता है? स्टोरेज ऑफ गुड्स। सर्विस नहीं बोलना, सर्विस स्टोर नहीं कर सकते। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस का काम क्या है? स्टोरेज देना। क्या देना? स्टोरेज देना। प्राइस स्टेबलाइज करना। क्या करना? प्राइस स्टेबलाइज कैसे होगा? जो चीज जिसका डिमांड होगा फ्यूचर में, उसको पहले से सेव करके रखेंगे हम लोग। जब मतलब आप समझो, उससे आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरे पास पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है गुड्स का, जब मैं चाहूंगा तब मैं इजीली रिलीज करता रहूंगा, तो डिमांड और सप्लाई में गैप नहीं आएगा और प्राइस क्या होगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। प्राइस स्टेबलाइज कब नहीं होता है, कब पॉसिबल नहीं है? जब क्या हो जाएगा मालूम है? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई रुक गया, तो प्राइस स्टेबलाइज नहीं होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो वेयर हाउसिंग ऐसा है कि हम स्टोर करेंगे, जब चाहिए तब रिलीज करेंगे प्रॉपरली, तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा। रिस्क बियरिंग होती है। क्या होती है? रिस्क बियरिंग। इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है ना वेयर हाउस के अंदर, एक रिस्क है। क्या है? रिस्क। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंसिंग। अभी मैंने आपको बोला सीसी मिलता है स्टॉक और डेटर के बेसिस पे। अरे हाँ या ना? तो सीसी मिलेगा आपको, स्टॉक 10 करोड़ का पड़ा है, देगा
आपको बैंक वाला लोन। उसके बाद ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग के अंदर ग्रेडिंग भी दी जाती है और पैकेजिंग भी की जाती है। अगर आपको बाहर माल देना है तो पैकेजिंग भी करके देते, ग्रेडिंग भी करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी करके देते, जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचा कर भी। उनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रक्स होते हैं बड़े बड़े। अरे हाँ है ना। टाइम और प्लेस दोनों यूटिलिटी देगा वेयर हाउस, जिस वक्त चाहिए जहाँ चाहिए पहुँचा देगा वो। यस। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेसिंग। अगर आप कच्चा माल लेकर जाते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, तो उसको प्रोसेसिंग करने का काम भी वो कर सकते हैं। समझ में आया क्या? फंक्शन बोलो। नंबर 1 नंबर 7 नंबर 8 वेयर हाउस के टाइप्स देखो। प्राइवेट वेयर हाउस है, किसका ये अपना है, दूसरा कोई इसमें सामान नहीं रख सकता है। दूसरा क्या है? पब्लिक वेयर हाउस, गवर्नमेंट का है, नॉमिनल फीस के ऊपर इसमें आप अपना गुड्स डिपॉजिट कर सकते हो। तीसरा क्या है? बॉन्डेड वेयर हाउस है, ये आपको जनरली कहाँ मिल जाएगा? यस, पोर्ट्स पे मिल जाएगा। वहाँ पे क्या बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको और अपना गुड्स रखना पड़ेगा। बॉन्डेड वेयर हाउस है। उसके बाद ड्यूटी पेड वेयर हाउस है, आपने अगर ड्यूटी पे कर दिए, कस्टम ड्यूटी वगैरह, उसके बाद में आपके घर पे जगह नहीं है तो आप वहाँ पर रखवा सकते हो ड्यूटी पे होने के बाद में। उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट वेयर हाउस है, ये आपको रेलवेज में दिखेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, थोड़ा सा फीस दो और वो स्टोर करेंगे आपके लिए। कोऑपरेटिव वेयर हाउस है, यहाँ पर कुछ लोग मिलकर आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करके वेयर हाउस बनाएंगे अपने मेंबर्स के लिए। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है? वेयर हाउस के अंदर आपको दूध, दही, पेरिशेबल गुड्स मिलेगा, वेजिटेबल, मच्छी। समझ में आएगा? कोल्ड स्टोरेज के लिए। इसी के साथ वेयर हाउस भी कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन भी आपको सेल्फ में डालना है, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज कम्युनिकेशन में कुछ है क्या डिफिकल्ट वाला? नहीं सर। अब आ जाइए इंश्योरेंस पर। पेज नंबर पता है इंश्योरेंस से कोई फायदा उठा सकता है क्या? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं उठा सकता है। जितना आपका नुकसान हो इसकी भरपाई होगी, उससे ज्यादा फायदा आप नहीं उठा। आपका 100 रुपए का माल चला है, 100 रुपए आप ले सकते हो, 110 नहीं ले सकते, उससे कम ही मिलेगा आपको। तो इंश्योरेंस इज नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस बट इंश्योरेंस इज टू फुलफिल माई लॉस। समझ में आया क्या? मेरे लॉस की भरपाई करने के लिए। अरे हाँ या ना? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अरे हाँ या ना? हम कौन है? इंश्योर्ड नहीं, हम इंश्योर्ड है। और जो कंपनी है वो कौन है? इंश्योरर है। कौन है? इंश्योरर। जो करवा रहा है वो इंश्योरर, जिसका हो रहा है वो इंश्योर्ड। क्या है वो? इंश्योर्ड। अब पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस। क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी होता है, दोनों पार्टी साइन करती है। अरे हाँ या ना? इंश्योरेंस कितनी तरीके के होते हैं? दो, एक लाइफ और एक जनरल। अरे हाँ या ना? लाइफ और जनरल। जनरल में सब आ गया। कौन सा? फायर भी आ गया, वाटर कौन सा है वो? मरीन आ गया, फायर आ गया, सब आ गया। एक लाइफ है, उसके अलावा सब है। अरे हाँ या ना? टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहले लाइफ इंश्योरेंस ही है, पहले प्रिंसिपल से। पहला क्या है? पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या है? दोनों पार्टी को बताना पड़ेगा। इफ आई एम टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या बीमारी है, मेरी रियल एज क्या है। कंपनी को भी खुला बताना पड़ेगा कि इतना लॉस हुआ तो ये मिलेगा, ऐसा हुआ तो वैसा होगा। समझ में आया क्या? OMG में मालूम है झगड़ा हो जाता है। अरे हाँ ना? परेश रावल और कंपनी, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? अटमोस्ट गुड फेथ को फॉलो नहीं किया होता है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्या मैं अपनी बाजू वाली प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ? मैं बाजू वाले के बच्चे पे निकालू क्या? क्यों? आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है? देयर इज नो इंटरेस्ट। इफ यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट यू कांट टेक द इंश्योरेंस। मैं बोलूंगा रोड का इंश्योरेंस निकालो, कल टूट गया तो फिर भाई आपका क्या इंश्योरेंस, उसमें क्या इंटरेस्ट है? नहीं, मैं बोलूंगा अंबानी के बंगले पे मेरे को इंश्योरेंस निकाल दे, कल को टूट गया तो नहीं भाई। आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो लाइफ है, उसी पे आप निकाल सकते हैं। आप बाजू वाले के बच्चे पे
बीवी पर, प्रॉपर्टी पर नहीं निकाल सकते। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी भरपाई करके देना। क्या देना? 100 रुपए का नुकसान हुआ, 100 रुपया तक देंगे, उससे कम भी दे सकते, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा भाई। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन इंश्योरेंस, ओनली द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन विल बी पेड टू यू। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सपोज करो मैंने किसी चीज के ऊपर इंश्योरेंस निकाला था, गुड्स के ऊपर निकाला था, वो गुड्स जल गए, थोड़े बहुत अच्छे बचे हुए, तो इंश्योरेंस कंपनी बोली कि सबका आपको पैसा दे रहे ना हम लोग, जितना बचा ना वो हम लेकर जाएंगे। ओनरशिप किस पे ट्रांसफर हो गई? इंश्योरेंस कंपनी को। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, जो बचा हुआ है उसकी, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला, गाड़ी टूट गई तो आपको पूरा भर के दे रहे, लेकिन वो जो भंगार का 1020 रुपया आया वो किसको जाएगा? ओनरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, उसमें 4-5 कंपनी ने इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो जब लॉस होगा तो 4-5 कंपनी भर के देगी ना, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, जितना लॉस हुआ है पूरा का पूरा भरपाई करके देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा का क्या मीनिंग है? व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेज। समझा क्या? 2 से ज्यादा, जैसे आग लगी किसकी वजह से लगी, उसके 3-4 कॉजेज निकले, तो जो नजदीक वाला कॉज होगा उसको लिया जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि कुछ और, जैसे वो एक्ट ऑफ गॉड ले लिया था ना उसने, गॉड। अरे हाँ या ना? एक्चुअली में कुछ और भी हो सकता था। अरे हाँ या ना? तो उसने कौन सा ले लिया? जो नजदीक वाला उसको लग रहा था जिससे इंश्योरेंस नहीं दे सकते, वो वाला कॉज ले लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी जो 3-4 कॉजेज से अगर कोई चीज हुई होगी, तो जो नजदीक वाला कॉज होगा वो ले ले। क्लियर है? अरे हाँ या ना? कितने पॉइंट हो गए? पहला बोलो प्रिंसिपल। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। पहला है लाइफ। पहला क्या है? लाइफ। और मरीन है और फायर। बस इतना ही है। पहला लाइफ इंश्योरेंस का है होल लाइफ। पहला क्या है? होल लाइफ। इसमें आदमी की पूरी जिंदगी, कैसा है? फुल लाइफ को वो क्या करेंगे? इंश्योर्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? एंडोमेंट है। नेक्स्ट क्या है? एंडोमेंट। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। किसके लिए? वो पीरियड हो गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें भी एक टर्म लिया गया है। क्या लिया गया? 10 साल, 20 साल, 25 साल का एक टर्म होगा, वो हो गया तो उसके बाद में आपको पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एन्युइटी पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है? एन्युइटी पॉलिसी। आप इस पॉलिसी निकालो, एक पीरियड के बाद में आपको एनुअली इसके ऊपर पैसा मिलता रहेगा। एन्युइटी है। क्या है? नेक्स्ट क्या है? मनी बैक पॉलिसी। It provides a regular percentage of the sum assured during the lifetime of the policy and also guarantees. Lifetime आपको क्या मिलता रहेगा? जब तक आप जिंदा हो तब तक एक अमाउंट आपको मिलता रहेगा, और पॉलिसी खत्म होने के बाद भी एक अमाउंट आपको मिलेगा। ये था मनी बैक पॉलिसी। क्या था? मनी बैक। नेक्स्ट क्या है? चाइल्ड इंश्योरेंस। बच्चों के लिए इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। यस। उसके बाद है रिटायरमेंट प्लान। बहुत सारे लोग किसकी फिक्र करते हैं? रिटायरमेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर रिटायरमेंट के भी प्लान आपको अवेलेबल करा कर देती है। नेक्स्ट है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट ऑफ विद म्यूचुअल फंड्स। इसमें दोनों होता है। इसमें आपका जो पैसा कटता है ना ईएमआई का, ये म्यूचुअल फंड्स में भी जाता है और इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम में भी जाता है।